Hello, my dear students. Welcome you all to my YouTube channel M Ahmad Study Circle. आज की इस वीडियो में हम लोग न्यूएस्ट एडवांस्ड क्लास 8 से चैप्टर नंबर 1 पढ़ने जा रहे हैं जिसका टाइटल है द शू मेकर। तो चलिए हम लोग इस चैप्टर को पढ़ते हैं और इसके लाइन बाय लाइन वर्ड टू वर्ड हिंदी मीनिंग्स को समझने की कोशिश करते हैं। लेकिन इससे पहले हम लोग वार्म अप सेक्शन को देख लेते हैं। यहाँ पर कुछ काफ़ी इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस पूछे गए हैं जिन्हें पढ़ना और जानना काफ़ी ज़रूरी है। इमेजिन मीटिंग अ क्लोज फैमिली मेंबर आफ्टर अ लॉन्ग टाइम। कल्पना कीजिए कि आप किसी क्लोज फैमिली मेंबर से एक लंबे अरसे के बाद, एक लंबे समय के बाद मिल रहे हैं। व्हाट वुड यू डू? तो फिर आप क्या करेंगे? हाउ वुड यू फील? आप कैसा महसूस करेंगे? व्हाट वुड यू डू इफ ही और शी डजंट रिकॉग्नाइज यू? यदि जिस इंसान से आप मिल रहे हैं इतने अरसे के बाद, इतने समय के बाद, अगर वो इंसान आपको पहचानने से इनकार कर दे, अगर वो आपको पहचाने ही नहीं, तो फिर आप क्या करने वाले हैं? आप कैसा महसूस करेंगे? With this question in our mind, let's begin reading this chapter and trying to understand. Read a story about an imprisoned shoemaker. हम लोग इस कहानी को पढ़ेंगे जो कि एक ऐसे मोची के बारे में है, जो कि एक ऐसे शू मेकर के बारे में है जिसे लंबे समय तक जेल में बंद किया गया था। Good day, said Monsieur Defarge, looking down at the white head that bent low over the shoemaking. अब यहाँ पर मोजियो का मतलब होता है मिस्टर या सर। तो मिस्टर डिफार्ज एक सफ़ेद सिर को, जो कि जूते बनाने में मशगूल है और नीचे की तरफ झुका हुआ है, उस सिर को देखकर गुड डे विश करते हैं। मैं आपको बताना चाहूँगा ये मिस्टर डिफार्ज कौन है। तो मिस्टर डिफार्ज जो हैं एक समय हुआ करता था जो इस शू मेकर के एक लॉयल सर्वेंट हुआ करते थे। तो मिस्टर और मोज़ियर डिफार्ज जो हैं वो इस शू मेकर के नौकर हैं, एक वफ़ादार नौकर हैं और वो उनसे मिलने आए हैं और वो उन्हें गुड डे विश करते हैं तब जब वो शू मेकर क्या बना रहा है? जूते बना रहा है और उसमें मशगूल है अपने सिर को नीचे झुकाए हुए। It was raised for a moment, and a very faint voice responded to the salutation as if it were at a distance. और जब मिस्टर डिफार्ज गुड डे विश करते हैं तो वो जो झुका हुआ सिर है वो एक लम्हे के लिए ऊपर उठता है और एक काफ़ी कमज़ोर सी आवाज़ मिस्टर डिफार्ज के सैल्यूटेशन, उनके ग्रीटिंग्स को रिप्लाई करता है गुड डे कहकर। और ऐसा लगता है जैसे कि ये आवाज़ जो है वो एक दूरी से आ रही हो। वो आवाज़ इतनी कमज़ोर थी जैसा लग रहा हो कि कोई इंसान काफ़ी दूर खड़ा होकर मिस्टर डिफार्ज के ग्रीटिंग्स, उनके सैल्यूटेशन को रिप्लाई कर रहा हो। यू आर स्टिल हार्ड एट वर्क आई सी? मिस्टर डिफार्ज पूछते हैं कि मैं देख पा रहा हूँ आप अभी भी काम कर रहे हैं। आफ्टर अ लॉन्ग साइलेंस द हेड वॉज लिफ्टेड फॉर अनदर मोमेंट। एक लंबी सी चुप्पी के बाद वो जो झुका हुआ सिर है वो एक और लम्हे के लिए ऊपर उठता है। एंड द वॉइस रिप्लाइड येस आई एम वॉकिंग। और एक आवाज़ आती है कि हाँ मैं अभी भी काम कर रहा हूँ। This time, a pair of haggard eyes had looked at the questioner before the face had dropped again. अब एक बार फिर से कि उस मोची का चेहरा जो है वो नीचे की तरफ झुक जाए और वो जूते बनाने में एक बार फिर से मशगूल हो जाए। उस मोची की थकी हारी और उदास नज़रें जो है उस क्वेश्चनर की तरफ बढ़ते हैं और वो अपनी थकी हारी उदास नज़रों से क्वेश्चनर कौन है? मिस्टर डिफार्ज हैं। मिस्टर डिफार्ज को देखता है। The faintness, the faintness of the voice was pitiable and dreadful. उस मोची, उस शू मेकर की आवाज़ में जो कमज़ोरी थी, जो दर्द था, जो कराहना था, वो काफ़ी दयनीय था, काफ़ी पिटिएबल था, जिस आवाज़ को सुनकर आपको दुःख हो, तकलीफ़ हो और काफ़ी डरावना भी था। इट वॉज नॉट द फेंटनेस ऑफ फिजिकल वीकनेस। अब ऐसा इसलिए नहीं था कि वो मोची जो है वो बूढ़ा हो चुका था और उसका शरीर कमज़ोर हो गया था, इस वजह से उसकी आवाज़ इतनी कमज़ोर थी, ये बात बिल्कुल भी नहीं थी या सिर्फ ऐसा ही नहीं था। दो कॉन्फाइनमेंट एंड हार्ड फेयर नो डाउट हैड देयर पार्ट इन इट। क्योंकि इस मोची को एक लंबे समय तक
जेल में कैद करके रखा गया था और ये काफ़ी लंबे समय तक अकेला रहा था। इस वजह से वो काफ़ी कमज़ोर भी हो गया था और वो दुनिया से अलग भी हो गया था। इसलिए उसकी बातों में, उसकी आवाज़ में वो कमज़ोरी नज़र आ रही थी। Its deplorable, its deplorable peculiarity was that it was the faintness of solitude and disuse. और जो काफ़ी डरावनी और असहनीय बात और जो काफ़ी अजीब सी बात थी उसकी आवाज़ के कमज़ोर होने के पीछे, वो ये था कि वो एक लंबे समय तक सॉलिट्यूड में रहा था। वो एक लंबे समय तक अकेले रहा था, दुनिया से कट के रहा था और उसने काफ़ी लंबे समय तक, लगभग 18 साल तक, जब वो बैस्टाइल जेल में था, तो उसने दुनिया से बिल्कुल भी बातचीत नहीं की थी। It was like the last feeble echo of a sound made long and long ago. और जिस तरह से उसने मिस्टर डिफाज को गुड डे कहकर रिस्पॉन्ड किया था, जब मिस्टर डिफाज ने उसे गुड डे कह के विश किया था, तो ये एक इतनी कमज़ोर आवाज़ थी जैसे कि मानो कि एक लंबे समय पहले कोई आवाज़ होती है और उसकी हल्की सी कमज़ोर सी प्रतिध्वनि जो एको है हम सुनते हैं। जैसे कि हम कहते हैं ना कि हम जब पहाड़ों में जाते हैं और हम ज़ोर से चिल्लाते हैं, तो हमारी ही आवाज़ पहाड़ों से टकरा करके आती है, हमारे कानों तक सुनाई देती है, उसे हम एको कहते हैं। तो जिस इंटेंसिटी से हम चीखते हैं, चिल्लाते हैं और जो आवाज़ हमें सुनाई देती है, वो काफ़ी कमज़ोर होती है, काफ़ी धीमी होती है क्योंकि वो काफ़ी दूर से आ रही होती है। "I want," said Defarge, who had not removed his gaze from the shoemaker, "to let in a little more light here." अब यहाँ पर मिस्टर डिफार जो हैं, वो अभी भी उस शूमेकर से अपनी नज़रें नहीं हटाए हैं। उन्होंने अपनी नज़रें अभी भी शूमेकर से नहीं हटाई हैं और मिस्टर डिफाज कहते हैं कि मैं चाहता हूँ कि इस कमरे में थोड़ी-सी रोशनी और आने दिया जाए। यू कैन बियर अ लिटिल मोर। मुझे लगता है कि आप थोड़ी-सी रोशनी और बर्दाश्त कर सकते हैं। तो इससे हमें ये पता चल रहा है कि जिस कमरे में शूमेकर बैठा हुआ है और काम कर रहा है, उस कमरे में उतनी रोशनी नहीं है। इसीलिए डिफार्ज जो है, वो शायद उस कमरे में और रोशनी चाहते हैं ताकि वो चीज़ों को अच्छे से देख सकें। द शूमेकर स्टॉप्ड हिज वर्क। अब इस बात को सुनकर जो शूमेकर है वो अपना काम रोक देता है। लुक्ड विद अ वैकेंट एयर ऑफ लिसनिंग। और वो काफी अजीब तरीके से इधर उधर देखने लगता है। एट द फ्लोर ऑन वन साइड ऑफ हिम। सबसे पहले तो वो अपने एक तरफ, अपने दाएं तरफ या अपने बाएं तरफ फ्लोर को देखता है। देन सिमिलरली एट द फ्लोर ऑन द अदर साइड। फिर इसी तरह से वो अपने दूसरे तरफ फ्लोर पर देखता है। एंड देन अपवर्ड एट द स्पीकर। और फिर अपने दाएं और बाएं फ्लोर पर देखने के बाद ऊपर स्पीकर मिस्टर डिफार्ज की तरफ देखता है। द हाफ ओपन डोर वॉज ओपन अ लिटिल फर्दर। अब जिस कमरे में वो शू मेकर बैठा हुआ था, उस कमरे का दरवाजा पहले से ही आधा खुला हुआ था, उसे थोड़ा सा और ज्यादा खोल दिया जाता है। अ ब्रॉड रे ऑफ लाइट फेल इनटू द गैरेट। और इस तरह से प्रकाश की एक चौड़ी किरण जो है वो उस गैरेट, उस एटिक में पड़ती है। एंड showed द वर्कमैन विद एन unfurnished shoe upon his lap। अब जैसे ही कमरे में रोशनी होती है, मिस्टर डिफार्ज देख पा रहे हैं कि उस मोची के गोद में एक अधूरा बना हुआ जूता पड़ा हुआ है। पॉजिंग इन हिज लेबर। और वो मोची अपने काम को रोक करके बैठा हुआ है। His few common tools and various scraps of leather were at his feet and on his bench। और उस मोची के जो कॉमन टूल्स हैं, जिन टूल्स, जिन इक्विपमेंट्स को यूज़ करके वो जूते बनाने का काम करता है, और उसके स्क्रैप्स ऑफ लेदर, जो चमड़े के जो छोटे-छोटे टुकड़े हैं, वो उसके पैरों के पास और उसके बेंच के पास पड़ी हुई हैं। ही हैड अ व्हाइट बियर्ड। अब क्योंकि रूम में पर्याप्त रोशनी है, तो मिस्टर डिफार्ज काफ़ी अच्छे तरीके से देख पा रहे हैं। वो देखते हैं कि उस मोची की जो दाढ़ी है, उसका जो बियर्ड है, वो सफ़ेद हो चुका है, रैगेडली कट और काफ़ी गंदे तरीके से, काफ़ी बुरी तरीके से अनइवन कटा हुआ है, बट नॉट वेरी लॉन्ग। लेकिन उसकी दाढ़ी जो है, वो सफ़ेद तो है लेकिन लंबी नहीं है। अ हॉलो फेस। क्योंकि वो काफ़ी बूढ़ा हो चुका है, काफ़ी कमज़ोर हो चुका है, तो उसके फेस पे उतने ज़्यादा मसल्स नहीं हैं, तो उसका चेहरा जो है वो खोखला, मुरझाया हुआ लगता है। एंड एक्सीडिंगली ब्राइट आइज़। लेकिन उसकी आँखें जो हैं वो बहुत ही ज़्यादा चमकीली हैं, बहुत ही ज़्यादा चमकदार हैं।
His yellow rags of shirts lay upon at the throat. और उसने एक येलो कलर का शर्ट पहना हुआ है जिस पे कई सारे रैग्स, कई सारी चित्तियां लगी हुई हैं क्योंकि उसका शर्ट फट गया है। और उसका शर्ट जो है वो उसके गले, उसके थ्रोट तक आ रहा है। एंड सोट हिज बॉडी टू बी विदर्ड एंड worn। और उसका शरीर वहां से दिख रहा है। और क्योंकि आप जानते हैं जब लोग बूढ़े हो जाते हैं तो उनके शरीर पे झुर्रियां पड़ जाती है और उनके मसल्स जो होते हैं, उनके बोन्स, उनके हड्डियों को छोड़ देते हैं। तो काफी थका और हारा हुआ दिख रहा था। ही एंड हिज ओल्ड कैनवस फ्रॉक। उसने पुराने और काफी काफ़ी टाइट और काफ़ी हार्ड मटेरियल से बना हुआ उसने एक फ्रॉक पहना हुआ है। लूज़ स्टॉकिंग्स, उसके जो जुराबें हैं, उसके जो मोज़े हैं वो ढीले हैं। एंड ऑल हिज़ पुअर टैटर्स ऑफ क्लोथ्स, और उसके गंदे फटे हुए कपड़े हैड इन लॉन्ग सेक्लूजन फ्रॉम डायरेक्ट लाइट एंड एयर। और ये सारी चीज़ें जो हैं वो एक लंबे समय से खुली हवा और सूरज की रोशनी और डायरेक्ट लाइट से जो है वो काफ़ी लंबे समय से अलग रहे हैं। मतलब वो एक लंबे समय से कभी भी बाहर खुली हवा में नहीं आया है। Faded down to such a dull uniformity of parchment yellow that it would have been hard to say which was which। और उसके कपड़ों के जो रंग हैं वो झड़ गए हैं, अनइवन हो गए हैं। कहीं पर काफ़ी ब्राइट है, कहीं पर काफ़ी डल है। उस पे येलो स्पॉट्स, येलो मार्क्स हो गए हैं। और देखने से पता नहीं चल रहा है कि कौन आखिर क्या है, उसने कहाँ पर कौन से कपड़े किस रंग के पहने हुए हैं। ये बताना जो है वो काफ़ी मुश्किल है। ये वो सारे वर्ड मीनिंग्स हैं जो कि ऊपर के पैराग्राफ्स में हमें देखने को मिले। तो आप वीडियो को पॉज करके इन सभी वर्ड मीनिंग्स को देख सकते हैं। हालाँकि इन सभी वर्ड मीनिंग्स को मैंने ऊपर स्टोरी को एक्सप्लेन करते समय बता दिया है। ही हैड पुट अप अ हैंड बिटवीन हिज आईज एंड द लाइट। अब क्योंकि कमरे में डायरेक्ट सनलाइट आ रहा था, डायरेक्ट रोशनी आ रही थी, और उसकी आंखें जो थी वो अचानक से प्रकाश के सामने आने पर उसकी आंखें जो थी वो चौंधिया रही थी। इसलिए उसने अपनी आंखों और रोशनी के बीच उसने अपने हाथ को रखा था। एंड द वेरी बोन्स ऑफ इट सीम्ड ट्रांसपेरेंट। और उसके हाथ इतने कमजोर थे कि प्रकाश की रोशनी में, सूरज के प्रकाश में, उसके हाथों की हड्डियां साफ साफ दिख रही थी। सो ही सैट विद अ स्टेडफास्टली वैकेंट गेज। और वो इस तरह से बैठा हुआ था जैसे कि वो किसी चीज को घूर रहा हो, निहार रहा हो, लेकिन शायद उसे कोई भी चीज दिख नहीं रही थी। पॉजिंग इन हिज वर्क, वो अपने काम को रोक कर बैठा हुआ था और शायद कहीं ना कहीं घूर रहा था, निहारे जा रहा था। ही नेवर He never looked at the figure before him। उसने कभी भी उस फिगर को या उस इंसान को डायरेक्टली नहीं देखा जो कि उसके सामने खड़ा हो। विदाउट फर्स्ट लुकिंग डाउन ऑन दिस साइड ऑफ हिमसेल्फ, देन ऑन दैट। उसकी ये आदत थी कि जब कभी भी उसे किसी चीज को देखना होता था तो उसे डायरेक्टली नहीं देखता था। वो पहले अपने लेफ्ट और फिर अपने राइट फ्लोर पर देखता था, फिर उसके बाद वो ऊपर की तरफ देखता था। देन ऑन दैट, and as if he had lost the habit of associating place with sound। और जिस तरीके से वो बिहेव करता था, इससे ऐसा लगता था कि उसने प्लेस और साउंड को एसोसिएट करना, और ये प्लेस और साउंड को एसोसिएट करने की जो हैबिट है, इसकी जो आदत है, इसको गंवा दी है, इसको खो दी है। माय डियर फ्रेंड्स, मैं इसको थोड़ा सा एक्सप्लेन करना चाहूँगा कि इसका मतलब क्या हुआ कि टू एसोसिएट द प्लेस एंड द साउंड। जैसे मान लो कि हम और आप बैठे हुए हैं और हमें ऐसा लगता है कि कोई साउंड जो है वो हमारे लेफ्ट से आया है, तो हम अपने लेफ्ट की तरफ देखते हैं। या हमें ऐसा लगे कि नहीं, साउंड जो है वो राइट की तरफ से आया है, तो हम राइट की तरफ देखते हैं। इसी को कहते हैं टू एसोसिएट द प्लेस एंड द साउंड। और हम क्या करते हैं कि उस साउंड को फॉलो करते हुए उस जगह पर पहुंच जाते हैं। लेकिन ये जो शू मेकर है वो इस चीज को करना भी कहीं ना कहीं भूल गया है। ही नेवर स्पोक, वो कभी भी बात नहीं करता है विदाउट फर्स्ट वैंडरिंग इन दिस मैनर। मतलब जब कभी भी उसे किसी से बात करना होता है तो वो बिल्कुल पहले ऐसा ही करता है, वो लेफ्ट देखता है, राइट देखता है, फिर उसके बाद वो किसी से बात करता है, एंड फॉरगेटिंग टू स्पीक। और कभी कभी तो वो बात करना भी भूल जाता है। मिस्टर लॉरी केम साइलेंटली फॉरवर्ड। अब यहाँ पर एक और कैरेक्टर आया है, मिस्टर लॉरी। जैसा कि मिस्टर डिफार्ज के बारे में मैंने बताया कि वो इस सू मेकर के एक लॉयल सर्वेंट हुआ करते थे, एक नौकर हुआ करते थे, इससे पहले कि सू मेकर को 18 साल के लिए जेल में डाल दिया गया था। अब ये मिस्टर लॉरी कौन है? तो मिस्टर लॉरी जो है वो
एक लोकल गार्जियन है। किसके? तो शू मेकर की एक बेटी है जिसका नाम है लूसी। और लूसी जो है उसको काफ़ी लंबे समय से ऐसा लगता था कि उसके फादर जो हैं वो अब इस दुनिया में नहीं रहे। लेकिन जब उसके फादर लेकिन जैसे ही लूसी को पता चलता है कि नहीं, उसके फादर जीवित हैं और इसी दुनिया में हैं, तो वो अपने लोकल गार्जियन मिस्टर लॉरी के साथ कहीं न कहीं अपने फादर, अपने पिता से मिलने आई है। तो हम इस कॉन्टेक्स्ट को अब समझ लेते हैं। आपको ये पता चल गया कि मिस्टर लॉरी कौन है। तो मिस्टर लॉरी जो है वो लूसी, जो कि इस शूमेकर की बेटी है, उसके लोकल गार्जियन है, उसके केयरटेकर हैं, हम ऐसा कह सकते हैं। मिस्टर लॉरी केम साइलेंटली फॉरवर्ड, लीविंग लूसी द शूमेकर्स डॉटर बाय द डोर। अब मिस्टर लॉरी जो हैं वो लूसी, जो कि इस शूमेकर की बेटी है, उसको दरवाजे पर ही छोड़ देते हैं और वो बड़े ही साइलेंटली, बिल्कुल चुपचाप, बिना किसी आवाज़ किए वो कमरे में आते हैं। When he had stood for a minute or two by the side of Defarge, the shoemaker looked up. और लगभग 1 या 2 मिनट के लिए मिस्टर लॉरी जो हैं वो डिफार्ज के बगल में खड़े होते हैं। तभी शूमेकर जो है वो ऊपर की तरफ देखता है। He showed no surprise at seeing another figure. किसी दूसरे इंसान को देखकर भी ये जो शूमेकर है वो बिल्कुल भी हैरान, बिल्कुल भी सरप्राइज नहीं होता है। But the unsteady fingers of one of his hands strayed to his lips as he looked at it. His lips and his nails were of the same pale lead color, and then the hand dropped to his work and he once more bent over the shoe. अब यहाँ पर जैसे ही जो शू मेकर है वो मिस्टर लॉरी को देखता है तो वो बिल्कुल भी सरप्राइज नहीं होता है, वो बिल्कुल भी हैरान नहीं होता है, बल्कि उसके दोनों हाथों में से किसी भी एक हाथ की जो उंगलियां होती हैं, जो कि उसके बस में नहीं होती है, उसकी उंगलियां जो है वो लड़खड़ा रही होती हैं, उसकी उँगली जो है वो उठ करके ऊपर उसके लिप्स तक आती है, उसके होठों तक आती है। और हमारे जो ऑथर हैं चार्ल्स डिकेंस, उन्होंने एक ऑब्ज़र्वेशन किया है, उन्होंने देखा है कि उस बूढ़े शूमेकर के जो लिप्स हैं और उसके उँगलियों क में जो नेल्स हैं, जो नाखून हैं, उन दोनों के कलर जो हैं वो एक जैसे हैं, जो कि पीले हो गए हैं और बिल्कुल शीशे के रंग के दिखाई दे रहे हैं। तो ये अपनी उँगलियों को अपने होठों तक उठाता है और फिर उन्हें ऐसा लगता है कि वो अपनी उँगलियों को देख रहा होता है और फिर अचानक से उसका हाथ जो है वो नीचे की तरफ चला जाता है और एक बार फिर से वो जूते बनाने में मशगूल हो जाता है। द लुक एंड द एक्शन हैड ऑक्यूपाइड बट एन इंस्टेंट। अब ये जो भी चीज़ें हुई थी वो सिर्फ एक इंस्टेंट के लिए थी, काफ़ी कम समय के लिए थी और वापस जो शू मेकर है वो अपने जोन में चला जाता है। "You have a visitor, you see," said Monsieur Defarge। एक बार फिर से मिस्टर डिफाज जो हैं, वो शूमेकर को कहते हैं कि आपसे कोई मिलने आया है, आपको दिख ही रहा होगा, आप देख पा रहे हैं कि आपसे कोई मिलने आया है। "What did you say?" शूमेकर कहता है कि तुमने क्या कहा? मिस्टर डिफाज कहते हैं, "Here is a visitor." यहाँ पर देखिए, यहाँ पर आपसे कोई मिलने आया है। The shoemaker looked up as before, but without removing a hand from his work. इस बार शूमेकर जो है वो ऊपर की तरफ देखता है, लेकिन इस बार वो अपने काम से अपने हाथ को नहीं हटाता है। Come, said Defarge. मिस्टर डिफाज कहते हैं शूमेकर से कि आइए। हियर इज अ मॉन्जियर, यहाँ पे देखिए, यहाँ पर एक मिस्टर है हु नोज अ वेल मेड शू व्हेन ही सीज वन। और ये जो मिस्टर आपसे मिलने आए हैं, ये जूतों के बहुत बड़े जानकार हैं। ये जब कभी भी कोई वेल मेड कोई अच्छा बना हुआ जूता देखते हैं तो उसके बारे में सारी चीज़ें बता देते हैं। सो हिम दैट शू यू आर वॉकिंग ऑन। और मिस्टर डिफाज शू मेकर से कहते हैं कि एक काम क्यों नहीं करते, आप उस जूते को इस मिस्टर को दिखाइए। सो हिम दैट शू यू आर वॉकिंग ऑन, जिस जूते पर आप काम कर रहे हैं वो जूता आप मौजिया को दिखाइए। टेक इट मौजिया। और इतना कह के मिस्टर डिफाज जो हैं वो इंसिस्ट करते हैं मिस्टर लॉरी को कि मिस्टर लॉरी उस मोची से वो जूता लेकर उसे देखे। मिस्टर लॉरी टुक इट इन हिज हैंड। अब मिस्टर लॉरी जो हैं उस जूते को अपने हाथ में ले लेते हैं। टेल मौजिया व्हाट काइंड ऑफ शू इट इज एंड द मेकर्स नेम। तभी डिफाज मिस्टर लॉरी से कहते हैं कि मौजिया, आप बताइए कि ये जूता जो है वो किस प्रकार का है और इस जूते का नाम क्या है। देयर वॉज अ लॉन्गर पॉज दैन यूजुअल बिफोर द शूमेकर रिप्लाइड। अब इस बार जो है वो बाकी समय से थोड़ा
ज़्यादा देर के लिए चुप्पी होता है। मतलब इस बार जब डिफार्ज मिस्टर लॉरी को कहता है कि बताइए ये किस तरह का जूता है और इस जूते का मेकर कौन है, तो अचानक से वहाँ पर एक लंबी-सी चुप्पी हो जाती है और तभी शूमेकर जो है वो बोल पड़ता है और उस चुप्पी को तोड़ता है। आई फॉरगॉट व्हाट इट वाज़ यू आस्क्ड मी, व्हाट डिड यू से? वो शूमेकर कहता है कि मैं भूल गया कि आपने मुझसे क्या पूछा था। आपने क्या कहा था? मिस्टर डिफाज कहते हैं, आई सेड कुडंट यू डिस्क्राइब द काइंड ऑफ शू फॉर मोर इंफॉर्मेशन? मिस्टर डिफाज कहते हैं उस शू मेकर से कि मैंने कहा कि आप मौजियर मतलब मिस्टर लॉरी के लिए ये नहीं बताएंगे कि ये जूता जो है वो किस प्रकार का है। आप मिस्टर लॉरी के इन्फॉर्मेशन इनकी जानकारी के लिए आपको बताना चाहिए कि ये जूता जो है वो किस प्रकार का है। तभी शू मेकर जो है वो रिप्लाई करता है, वो कहता है इट इज़ अ लेडीज शू। ये जो है वो महिलाओं का जूता है। इट इज़ अ यंग लेडीज वॉकिंग शू। ये एक महिला का जूता है जिसे कि वो पहन कर चल सकती है। ये एक लेडीज वॉकिंग शू है। इट इज़ इन द प्रेजेंट मूड और ये आजकल के फैशन के अकॉर्डिंग बनाया गया है। आई नेवर सॉ द मूड, हालाँकि मैंने आजकल का फैशन बिल्कुल भी नहीं देखा। आई हैव हैड अ पैटर्न इन माय हैंड, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि मेरे हाथों में वो सारे पैटर्न्स हैं, वो सारे डिज़ाइन्स हैं जिन्हें मैं बनाता हूँ। इतना कह के ही ग्लांस्ड एट द शू विद सम लिटिल पासिंग टच ऑफ प्राइड। इतना कह के वो जो शू मेकर है, वो अपने द्वारा बनाए गए उस जूते की तरफ एक गर्व भरी निगाह से देखता है। एंड द शू मेकर्स नेम, सेड डिफाज। तब एक बार फिर से मिस्टर डिफाज जो हैं वो शू मेकर से पूछते हैं कि अच्छा बताइए कि इस जूते का मेकर कौन है, इस जूते को किसने बनाया है। तो अब यहाँ पे मैं आप सबको थोड़ा-सा रोकना चाहूँगा और समझाना चाहूँगा। आप देख पा रहे होंगे कि मिस्टर डिफाज जो कि उस शू मेकर के पहले एक लॉयल सर्वेंट हुआ करते थे। मिस्टर डिफाज बार-बार लगातार उस शू मेकर से बातें करना चाहते हैं और उसको अपनी पुरानी चीज़ें याद दिलाना चाहते हैं। वो चाहते हैं कि कहीं न कहीं शू मेकर जो है वो मिस्टर डिफाज को पहचाने और वो अपने बारे में बताए, अपने नाम को बताए कि आखिर उसका नाम क्या है। जैसे कि हम सब जान रहे हैं, अब तक हमें मिस्टर डिफाज का नाम पता है, मिस्टर लॉरी का नाम पता है, उस शू मेकर की बेटी जो है लूसी, उसका नाम पता है, लेकिन उस शू मेकर का नाम हमें अब तक नहीं पता है। ठीक है? तो ये नाम जो है वो हमें कहानी में बाद में पता चलेगा और मैं नहीं चाहता कि उसको उस नाम को डिस्क्लोज़ मैं करूँ, वो हम लोग बाद में पढ़ेंगे कि इस शू मेकर का आखिर नाम क्या था। तो मिस्टर डिफाज जो है वो बेसिकली उसके पास्ट को जगाने की कोशिश कर रहे हैं। एक बार फिर से क्या पूछते हैं? एंड द मेकर्स नेम, डिफाज पूछते हैं कि आप बता सकते हैं कि इस जूते का मेकर कौन है? Now that he had no rock to hold, he laid the knuckles he laid the knuckles of the right hand in the hollow of the left and then the knuckles of the left hand in the hollow of the right. अब क्योंकि इस मोची इस शू मेकर के पास करने के लिए कोई काम नहीं था, तो वो क्या करता है, अपने दाएँ हाथ की उँगलियों को अपने बाएँ हाथ के बाएँ हाथ की उँगलियों में और अपने बाएँ हाथ की उँगलियों को अपने दाएँ हाथ की उँगलियों में फँसा लेता है एंड देन पास्ट अ हैंड अक्रॉस हिज बियर्डेड चिन। और कभी-कभी तो वो अपने दाढ़ी के बीच से अपने हाथों को हो करके गुज़ारता है। एंड सो ऑन इन रेगुलर चेंजेस, और ये चेंजेस, ये पैटर्न जो है वो लगातार करते रहता है। विदाउट अ मोमेंट्स इंटरमिशन, बिना रुके हुए, क्योंकि वो कुछ काम नहीं कर रहा होता है तो वो अपने हाथों को एक दूसरे की उंगलियों के अंदर डालता है, कभी अपनी दाढ़ी को खुजलाता है, अपनी दाढ़ी से अपने हाथ को घुमाता है। इस तरह के पैटर्न को वो लगातार बिना रुके फॉलो करता है। द टास्क ऑफ रिकॉलिंग हिम फ्रॉम द वैगरेंसी into which he always sank when he had spoken। अब यहाँ पर बताया गया है कि कहीं न कहीं जब मिस्टर डिफार्ज उसको पुरानी चीज़ें याद कराने की कोशिश कर रहे थे, तो ऐसा लग रहा था कि वो कहीं खो-सा गया हो। व्हेन ही हैड स्पोकन वाज़ लाइक रिकॉलिंग सम वेरी वीक पर्सन फ्रॉम अ सून और एंडेवरिंग इन द होप ऑफ सम डिस्क्लोज़र टू स्टे द स्पिरिट ऑफ फास्ट डाइंग मैन। तो ये ऐसा लग रहा था जैसे कि मानो कोई इंसान जो है वो मरे जा रहा हो और हम उसके पास्ट को कितना भी कोशिश करके डिस्क्लोज करने की कोशिश कर रहे हैं, या हमें उसके पास्ट को याद दिलाने की कोई ना कोई जल्दी है। डिड यू आस्क मी फॉर माई नेम? अब कहीं ना कहीं एक बार फिर से ये जो सू मेकर है वो कहता है कि क्या आपने मुझसे मेरा नाम पूछा? एश्योर्डली आई डिड।
मिस्टर डिफाज कहते कि हाँ बिल्कुल, मैंने आपसे आपका नाम पूछा। 105 नॉर्थ टावर। शूमेकर कहता है कि मेरा नाम है 105 नॉर्थ टावर। इज दैट ऑल? मिस्टर डिफाज कहते हैं क्या बस इतना ही? 105 नॉर्थ टावर। तो एक बार फिर से शूमेकर कहता है कि हाँ हाँ, मेरा नाम है 105 नॉर्थ टावर। क्या आप ये बात मान सकते हैं कि किसी इंसान का नाम एक नंबर होगा? नहीं, बिल्कुल नहीं। क्योंकि ये जो शूमेकर है वो लगभग 18 साल तक बैस्टाइल के जेल में कैद था, बंद था, और वहाँ पर जो इसका कैदी नंबर था वो था 105, और वो नॉर्थ टावर में रहता था। तो वहाँ पे जो इसके फेलो इनमेट्स थे, जो इसके फेलो कैदी थे, वो इसको इसके नाम से ना बुलाकर इसके कैदी नंबर से बुलाते थे, और इस शूमेकर को बस वही याद है 105 एंड नॉर्थ टावर, इसीलिए वो अपना नाम भी 105 नॉर्थ टावर बता रहा है। With a weary sound that was not a sigh nor a groan, he bent to work again. अब जब ये बता रहा था कि उसका नाम 105 नॉर्थ टावर है, ये आवाज़ जो थी वो काफ़ी थकी और हारी हुई लग रही थी, जैसे कि मानो कि आवाज़ ना ही कोई अंगड़ाई हो और ना ही कोई कराहना हो। इतना कह के वो वापस अपने काम पे चला जाता है, अपना काम करने लगता है until the silence was again broken, और तब तक फिर से कोई बोल पड़ता है और चुप्पी जो है वो टूट जाती है। His haggard eyes turned to Defarge as if he would have transferred the question to him. अब उस शूमेकर, उस मोची की जो हैरान, परेशान, थकी और दुख से भरी हुई आंखें जो हैं, वो डिफार्ज की तरफ मुड़ती है। अब ऐसा लग रहा था, जिस तरह से शूमेकर डिफार्ज को देख रहा था, ऐसा लग रहा था जैसे कि मानो उसने क्वेश्चन को ट्रांसफ़र कर दिया हो किस पर? डिफार्ज पर। क्योंकि मिस्टर डिफार्ज ने शूमेकर से उसका नाम पूछा था। लेकिन जिस तरह से शूमेकर डिफार्ज को देख रहा था, ऐसा लग रहा था कि शूमेकर डिफार्ज से डिफार्ज का नाम पूछने की कोशिश कर रहा है। बट ऐज़ नो हेल्प केम फ्रॉम दैट क्वार्टर, लेकिन जब वहाँ से कोई मदद नहीं मिली, दे टर्न्ड बैक ऑन द क्वेश्चन। अब यहाँ पे आपको समझना होगा, ये जो THEY दे जो वर्ड है, वो उस शू मेकर की आँखों को रिप्रेज़ेंट कर रहा है, उसकी आँखों को रेफ़र कर रहा है। दे टर्न बैक ऑन द क्वेश्चनर व्हेन दे हैड सॉट द ग्राउंड। अब क्योंकि हमें पता है कि जब कभी भी ये जो शू मेकर है वो किसी से बातें करता है तो अपने लेफ्ट और राइट, नीचे फ्लोर, ग्राउंड को देखता है। तो जब उस शू मेकर की आँखों ने ग्राउंड को अच्छे से देख लिया था, एक बार फिर से उसकी नज़रें जो हैं वो घूमकर क्वेश्चनर, सवाल पूछने वाले, मतलब मिस्टर डिफाज की तरफ आती हैं। आई एम नॉट अ शू मेकर बाय ट्रेड। और तभी वो शू मेकर जो है वो बोल पड़ता है। वो कहता है कि मैं बिज़नेस से एक शू मेकर नहीं हूँ। नो, आई वाज़ नॉट अ शू मेकर बाय ट्रेड। नहीं, मैं कभी भी बिज़नेस से, व्यवसाय से, अपने प्रोफ़ेशन से एक शू मेकर नहीं था। आई लर्न्ड इट हियर। मैंने तो इसे यहाँ सीखा है। आई टॉट माई सेल्फ। मैंने अपने आप को ये चीज़ सिखाया है। आई आस्क्ड लीव टू। मैंने छुट्टी माँगी ये करने के लिए। क्या करने के लिए? तभी इतना कहकर वो कहीं फिर से खो जाता है। ही लैप्स्ड अवे इवन फॉर मिनट्स। वो कई मिनटों तक के लिए खो जाता है, इतना कह के अपनी बात अधूरी छोड़कर। रिंगिंग दोज़ मेजर्ड चेंजेस ऑन हिज हैंड्स द होल टाइम। और अपने हाथों से जो वो अलग-अलग पैटर्न बना रहा था, अपनी उँगलियों को एक-दूसरे में घुसेड़ रहा था और अपने दाढ़ी को खुजला रहा था, अपने हाथों को दाढ़ी से होकर फेर रहा था, वो ऐसी चेंजेस लगातार करते रहता है। His eyes came slowly back at last to the face from which they had wandered। और आखिरकार एक बार फिर से धीरे-धीरे उसकी नज़रें जो हैं, वो उस चेहरे की तरफ आती है जहाँ से उसकी आँखें जो थीं वो भटक गई थीं। When they rested on it, और जब उसकी नज़रें जो हैं उस चेहरे पर टिक गईं, he started। उसने फिर से अपनी कहानी को शुरू किया एंड रिज्यूम्ड। उसने कहानी को आगे बढ़ाया। इन द मैनर ऑफ अ स्लीपर दैट मोमेंट अवेक। जैसा कि एक स्लीपर जो होता है, एक ऐसा इंसान जो अपने नींद में होता है, जब वो एक मोमेंट के लिए जगता है तो थोड़ी बहुत हरकत करता है और एक बार फिर से पहले की तरफ सो जाता है। रिवर्टिंग बैक टू अ सब्जेक्ट ऑफ द लास्ट नाइट। तो वो अपने एक बार फिर से अपने पिछले वाले सब्जेक्ट पे चला जाता है, और उसका पिछला वाला सब्जेक्ट ये था जहाँ से उसने छोड़ दिया था। कि उसने कहा था कि आई आस्क्ड लीव, तो उस चीज़ को वो अब फिर से कंटिन्यू करता है। वो कहता है आई आस्क्ड लीव टू टीच माई सेल्फ। कि मैंने छुट्टी मांगी थी ताकि मैं अपने आप को सिखा सकूं, एंड आई गॉट इट विद मच डिफिकल्टी आफ्टर अ लॉन्ग टाइम।
और काफ़ी लंबे समय के बाद, काफ़ी परेशानी से, काफ़ी मुश्किल से मैंने इसे हासिल किया। एंड आई हैव मेड शूज़ एवर सिंस। और जब से मैंने जूते बनाने का ये स्किल सीख लिया है, मैंने तब से लगातार सिर्फ़ और सिर्फ़ जूते ही बनाए हैं। अब क्योंकि ये कहानी थोड़ा-सा और खींचने वाला है, थोड़ा-सा और लंबा होने वाला है और हमारा वीडियो जो है वो काफ़ी लंबा हो चुका है ऑलरेडी, लंबे वीडियोज़ आप लोग देखते नहीं। तो इस कहानी का जो बचा हुआ हिस्सा है, इसको हम लोग पार्ट 2 में कंटिन्यू करेंगे। तो इस पार्ट का एक्सप्लेनेशन आपको कैसा लगा, आप लोग मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। वीडियो अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और अगर चैनल पे नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं पार्ट 2 में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।